आजकल इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। खासकर जो शहरों में रहने वाली महिलाएं और जो सेलिब्रिटीज हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादा ही मामले सामने आ रहे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसके कौन से कारण हैं और कैसे उन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं? हाई रिस्क पर कौन सी महिलाएं हैं? कि कॉस्मेटिक यूज करने से, मेकअप लगाने से या फिर डिओड्रेंट्स यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? क्या अच्छी इम्यूनिटी के साथ ब्रेस्ट कैंसर को रोका जा सकता है? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्रेस्ट कैंसर को रोका जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आईज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। और अंत तक देखने के बाद वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे, आपके काम की लगे, तो प्लीज लाइक भी जरूर कर देना। तो पहले मैं आपको कैंसर के बारे में बताती हूँ, लेकिन वो जानने से पहले समझते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और रोजाना हमारे शरीर में होता है। इससे जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पुराने और डेड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी हमें चोट लगती है या फिर हमारी बॉडी में कोई डैमेज होता है, तो वहां पर न्यू सेल्स बनकर उस टिश्यू को रिपेयर कर देते हैं, वहां पर हीलिंग करते हैं। तो ये सेल डिवीजन का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारी बॉडी को पता होता है कि ये सेल डिवीजन का प्रोसेस कब स्टॉप करना है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। बॉडी का जो सेल डिवीजन को स्टॉप करने का मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है। शरीर को समझ नहीं आता कि कब इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को स्टॉप करना है। इसके कारण जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है उसमें लगातार न्यू सेल्स बनते ही जाते हैं और ये ज्यादा मात्रा में बनने के कारण ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। इसीलिए जो कैंसर का ट्यूमर होता है उसमें लगातार जो साइज होता है वो इंक्रीज होता जाता है, चाहे वो बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड से हो, चाहे वो तेजी से हो। लेकिन कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसका साइज लगातार इंक्रीज होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कैंसर का ट्यूमर है वो सालों तक तो ऐसी अवस्था में होता है कि इंक्रीज नहीं होता, लेकिन उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैंसर का नॉर्मल नेचर है कि कैंसर के ट्यूमर्स का जो साइज है वो लगातार इंक्रीज होगा और कैंसर सराउंडिंग में भी धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार ये डिपेंड करता है कि जो कैंसर का ट्यूमर है वो किस जगह पर है। अगर उसे सराउंडिंग से अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है तो वो बहुत ही स्पीड से ग्रो कर सकता है। इसी के विपरीत अगर उसको ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं मिलती तो हो सकता है कि वो काफी स्लो रेट से ग्रो करे। और कुछ लोगों की तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ट्यूमर को ग्रो करने से रोकती है, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि वो ट्यूमर को श्रिंक भी कर देती है। तो ये मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया। तो इसी तरीके की जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ब्रेस्ट सेल्स के अंदर होती है तो वहां पर ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के कौन से पॉसिबल कॉजेज हैं और कौन सी महिलाएं हैं जो कि हाई रिस्क पर हैं? इसमें नंबर 1 पर हम बात करेंगे फैमिली हिस्ट्री की। तो 5 to 10% केसेस में फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। BRCA1 और BRCA2 ये जीन म्यूटेशन होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। तो जिनकी भी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, उन्हें जरूरी है कि वो टेस्ट कराकर देख लें कि वो भी ब्रेस्ट कैंसर के इन जीन्स को कैरी तो नहीं कर रही। तो अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन फीमेल्स को कम उम्र में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मेनार्के जल्दी हो जाता है, या फिर लेट पीरियड बंद होते हैं, यानी कि मीनोपॉज देर से होता है, या फिर जिन महिलाओं की शादियां लेट होती हैं, बच्चे लेट पैदा होते हैं, वो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पर होती हैं। तो अब इसके पीछे का फैक्ट समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर महीने जब भी हमें पीरियड्स आते हैं तो हमारी बॉडी में काफी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। उस हार्मोनल फ्लक्चुएशन का हमारे ब्रेस्ट सेल्स के ऊपर भी असर पड़ता है। तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका हमारी ब्रेस्ट सेल्स की ग्रोथ पे असर पड़ता है। इसमें भी खासकर एस्ट्रोजन को मेन कल्प्रिट माना गया है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। तो क्या होता है कि हर महीने पीरियड्स के अंदर पूरी बॉडी में प्रिपरेशन होती है कि प्रेगनेंसी लगेगी, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो भी मोटी होने लगती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं लगती तो बॉडी क्या करती है, वो जो सारी तैयारियां की है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है, ब्लीडिंग होती है और पीरियड्स आ जाते हैं।
तो हर पीरियड की साइकिल में इतने ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं कि हमारी बॉडी को हर महीने इन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के स्ट्रेस को झेलना पड़ता है। तो अगर किसी को कम उम्र में पीरियड स्टार्ट हुए तो क्या होगा? पहला तो कम उम्र में पीरियड स्टार्ट होने से उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई यानी कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी स्टार्ट हो गया। सेकंड थिंग क्या है कि जिनको जल्दी पीरियड स्टार्ट होते हैं और लेट पीरियड खत्म होते हैं तो उनकी जो पूरी लाइफ टाइम है उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स की जो साइकिल्स होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। अब ज्यादा होने की वजह से उन्हें ज्यादा बार इन हार्मोनल फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ता है, इसीलिए उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि लेट मैरिज। तो यहाँ पे लेट मैरिज नहीं बल्कि लेट कंसेप्शन, स्पेशली जो 30 साल की उम्र के बाद प्रेगनेंसी होती है उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर शादी ही लेट होगी तो बच्चे भी लेट ही पैदा होंगे। तो जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रिवेंशन करती है ब्रेस्ट कैंसर से बचाती है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि पीरियड्स में हमारी बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है और हर महीने हमारी बॉडी को ये स्ट्रेस झेलना पड़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी में 9 महीने के लिए बॉडी को टाइम मिलता है रिलैक्स करने का, इस हार्मोनल फ्लक्चुएशन के गेम से छुट्टी हो जाती है। तो इसीलिए जितनी भी ज्यादा प्रेगनेंसीज लगेंगी, कहा जाता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा उस महिला को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, यानी ऐसी महिलाएं जिन्हें मीनोपॉज हो चुका है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पर होती हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने कहा था जिन फीमेल्स को कम उम्र में पीरियड स्टार्ट होते हैं, लेट खत्म होते हैं, वो रिस्क पर होती हैं, क्योंकि जितनी बार भी पीरियड्स आते हैं बॉडी में हार्मोन फ्लक्चुएशन होता है उतना ही ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इस हिसाब से तो जिसको पीरियड्स खत्म हो गए उसे रिस्क भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जो एस्ट्रोजन है उसे मेन कल्प्रिट माना गया है। वैसे तो जो एस्ट्रोजन है हमारे ब्रेस्ट सेल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये ट्यूमर कॉज कर सकता है। और बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्यूमर्स होते हैं वो ईआर पॉजिटिव होते हैं, यानी कि उन पर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे जब एस्ट्रोजन बाइंड करता है तो वो उस ट्यूमर की ग्रोथ को स्पीड से बढ़ा सकता है। वैसे तो मीनोपॉज के बाद जो ओवरीज होती हैं, अंडेदानी होती हैं, उनका फंक्शन खत्म हो जाता है। इसी के कारण जो ओवरीज से एस्ट्राडायोल नाम का एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो भी डाउन जाने लगता है, उसकी मात्रा भी शरीर में कम होने लगती है। लेकिन अगर वो महिला मोटी है तो फिर उसकी जो चर्बी है यानी एडिपोज टिश्यू है वहां से एक अलग तरह का एस्ट्रोजन जिसे हम एस्ट्रोन कहते हैं वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो सकता है। दूसरी चीज ये कि कई बार जो फीमेल्स होती हैं वो मीनोपॉज के सिम्टम्स से डील करने के लिए हार्मोन थेरेपी लेती हैं। तो अगर कोई महिला हार्मोन थेरेपी पे है तो उसे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। तो ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड कराना होता है वो ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि उस समय शरीर में ऐसे बदलाव हो रहे होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। जैसे कि ब्रेस्ट फीड कराने से एस्ट्रोजन का लेवल डाउन जाता है और प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है वो बढ़ता है, और ये चीज ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरी बात ये कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें वजन भी तेजी से कम होता है। डिलीवरी के टाइम जो वजन बढ़ा होता है ना, ब्रेस्ट फीड कराने से वो जल्दी जल्दी कम होता है। तो वजन जैसे जैसे कम होता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम होता है। इसके अलावा जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं उनमें जो पीरियड्स की साइकिल्स होती हैं वो जनरली लेट स्टार्ट होती है, उनमें पीरियड्स नहीं आते। जरूरी नहीं है कि सबको ही नहीं आए, लेकिन काफी महिलाएं जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको पीरियड्स नहीं आते। इसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। तो अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो उससे भी वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से बची रहेगी। इसके अलावा ब्रेस्ट फीड कराने से जो ब्रेस्ट सेल्स होते हैं उनमें मैच्योरिटी आती है, उनमें ऐसा डिफरेंशिएशन आता है जिससे वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से बचते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नंबर 5 पर आता है ओबेसिटी। जो मोटी महिलाएं हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। यहाँ तक कि जितने भी मोटे लोग हैं उनमें पतले लोगों की अपेक्षा हर तरह के कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। अब आप पूछेंगे कि फिर तो सेलिब्रिटीज दुबली पतली होती हैं, उनमें रिस्क कम होना चाहिए। हाल ही में हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, लेकिन वो तो बिल्कुल फिट है, दुबली पतली है, फिर उसे क्यों ब्रेस्ट कैंसर हो गया?
तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 6 पर, लाइफस्टाइल। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि शहरों में रहने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में रहने वाली महिलाओं का लाइफस्टाइल सही नहीं है, सोने जागने का, खाने पीने का टाइम सही नहीं है, पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड्स ज्यादा खाते हैं। इसके अलावा फिर 7th नंबर पर बात करेंगे पॉल्यूशन। जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं उन्हें पॉल्यूशन भी ज्यादा फेस करना पड़ता है। पॉल्यूशन हर तरह के कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। नंबर 8 पर अगर हम बात करें तो स्ट्रेस। शहरों में ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं वर्किंग होती हैं, इसीलिए उनमें स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा देखा गया है, और स्ट्रेस लेवल का ज्यादा होना भी हाई रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो 9th नंबर पर हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स की। तो शहरों की महिलाओं में खासकर सेलिब्रिटीज में कॉस्मेटिक्स और मेकअप का यूज भी ज्यादा होता है। तो क्या कॉस्मेटिक्स से, मेकअप यूज करने से या फिर डिओड्रेंट्स लगाने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? तो फिलहाल इस बात के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस तो नहीं है, और ये बात अभी भी डिबेट का विषय बना हुआ है। इस चीज पर रिसर्चेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें कैंसर कॉजिंग माना गया है, जिसमें नंबर 1 पर आता है पैराबीन। पैराबीन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि आजकल काफी सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में पैराबीन फ्री कहा जा रहा है। तो जो पैराबीन्स होते हैं, इसको ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो पैराबीन्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, यानी एक तरीके से एस्ट्रोजन जैसा एक्ट करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे बात करूंगी एल्यूमिनियम की। तो इसका भी रिलेशन ब्रेस्ट कैंसर से है। इसके अलावा जो टेल्क पाउडर है उसका रिलेशन ओवेरियन कैंसर से है। यूरोप में एक स्टडी हुई जिसमें वहां के कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स पे एक रिसर्च की गई, और ऐसा पाया गया कि उनमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर है पैराबिन। तो पैराबिन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नंबर 2 पर है टर्ट ब्यूटाइल कंपाउंड्स। तो ये भी एस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट देते हैं और ये भी ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स इस प्रकार हैं: इथॉक्सिलेटेड कंपाउंड्स, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी, कार्बन ब्लैक और सिलिका। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो मेकअप प्रोडक्ट्स में पाए गए जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये जो रिसर्च हुआ है इसके पेपर्स ऑनलाइन पब्लिश हो चुके हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ें। अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ सकते तो जो इसमें टेबल 1 है, टेबल 2 है, ये आप जरूर पढ़ें, और आप कोशिश करें कि जब भी आप कोई कॉस्मेटिक, मेकअप या फिर कोई शैम्पू भी परचेज करते हैं तो उसमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अवॉइड करें। तो 10th पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो भी चीजें कैंसर कॉज कर सकती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज कर सकती हैं, जैसे कि प्लास्टिक कंटेनर्स में रखा हुआ खाना खाना, या फिर हमारे फूड आइटम्स में जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, अगर वो कैंसर कॉज कर सकते हैं तो सेम वे वो ब्रेस्ट कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या पैडेड ब्रा पहनने से या फिर ज्यादा टाइट ब्रा पहनने से या अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? तो जी नहीं, इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ये एक मिथ है। फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप बहुत ज्यादा टाइट ब्रा ना पहने कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए, और हो सके तो रात के समय ब्रा पहनना अवॉइड करें। तो अब बात करते हैं कि अच्छी इम्यूनिटी से कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये टॉपिक भी अभी रिसर्च के अंडर है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कैंसर पेशेंट्स में ऐसी कई तरह की थेरेपीज इस्तेमाल की जा रही हैं जिनमें उनके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है ताकि कैंसर से फाइट कर सकें, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि वो कैंसर सेल को टारगेट करे और उससे फाइट करे, उसे डिस्ट्रॉय करे। इसी तरीके से कुछ पेशेंट्स में हाई डोज में विटामिन सी आईवी दिया जाता है, क्योंकि विटामिन सी भी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी तरीके से कुछ लोग ओजोन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओजोन थेरेपी भी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। तो इन चीजों से हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि अच्छी इम्यूनिटी के साथ कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती है, ये डिपेंड करती है आपके एनवायरनमेंट पे, आपके खान पान पे, आपके रहन सहन पे। तो सालों से जो बॉडी के अंदर सिस्टम चला आ रहा है
उसी पे आपकी आज की इम्यूनिटी डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने विटामिन सी ले लिया और कल आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। तो अब बात करते हैं कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग का कैंसर प्रिवेंट करने में कोई रोल है? जी हाँ, है। हालांकि इस विषय पर भी अभी रिसर्चेज चल रही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैंसर प्रिवेंट करने में हेल्प मिल सकती है या फिर कैंसर से फाइट करने में भी हेल्प मिल सकती है। जैसे कि वेट लॉस, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, जबकि मैंने आपको बताया कि मोटे लोगों में कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। नंबर 2, ये हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रिपेयर को और ऑटोफेजी को बढ़ाता है। सेलुलर रिपेयर यानी हमारी सेल्स को रिपेयर करता है, और ऑटोफेजी में जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको बॉडी बाहर निकाल देती है। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन के लेवल को लो करता है। ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्मोन रेगुलेशंस भी होते हैं। अब इन बातों से आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से हमें कैंसर प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनली बात करें तो गांव में मैंने आज भी कुछ बुजुर्गों को देखा है जो कि 1 या 2 टाइम ही खाना खाते हैं और 7 बजे के बाद तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, और वो 80-90 की उम्र में भी बिल्कुल हेल्दी हैं। मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी की हेल्थ को देखते हुए आपका डॉक्टर ही बता सकता है। तो अब बात करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की। काफी फीमेल्स को कंफ्यूजन है कि हमें नहीं समझ में आता है कैसा करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कपड़े रिमूव करके मिरर के सामने खड़े होना है और दोनों ही हाथों को अपनी कमर पर ऐसे रखना है। उसके बाद आपको मिरर में सामने देखना है, अपनी ब्रेस्ट को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि उनमें कोई बदलाव तो नहीं है, कोई असामान्य चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम साइज देखेंगे कि सडन कोई चेंज तो नहीं आ रहा, एकदम से साइज इंक्रीज तो नहीं हो रहा, एक ब्रेस्ट छोटा एक बड़ा तो नहीं लग रहा। उसके बाद हम निपल्स को देखेंगे कि निपल्स अंदर की तरफ धसे हुए तो नहीं है। तो कुछ फीमेल्स के जो निपल्स होते हैं वो स्टार्टिंग से ही अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर ऐसा है कि पहले आपके निपल्स अंदर की तरफ धसे हुए नहीं थे और अभी अंदर की तरफ धस रहे हैं, तो इस चीज को आप इग्नोर नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर आप ब्रेस्ट के स्किन को देखेंगे कि उसके कलर में या टेक्सचर में कोई बदलाव तो नहीं है, जो स्किन है वो डिम्पलिंग तो नहीं हो रही, अंदर की तरफ धस तो नहीं रही। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड में आप सेम वे में दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खड़ा करेंगे और फिर से यही सारी ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके बाद आप निप्पल्स को हल्के हल्के हाथों से स्क्वीज करके देखेंगे कि उनसे किसी तरीके का कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बाथरूम में नहाते टाइम करेंगे, जब आपकी बॉडी पे और हाथों पे साबुन लगा हुआ हो। जैसे कि मान लो आपको लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, तो आप लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे ऐसे रखेंगे और राइट हैंड की 3 उंगलियों से आप ब्रेस्ट को इस तरीके से एग्जामिन करेंगे। ऐसे पाल्पेट करते हुए सर्कुलर मोशन में आप एग्जामिन करेंगे। इस तरीके से टिप से नहीं करना है और इस तरीके से भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, तो इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में ब्रेस्ट को पाल्पेट करना है। तो दोनों ही साइड की ब्रेस्ट को आप इसी तरीके से एग्जामिन करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना है और जानकारी देना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि पूरी ब्रेस्ट निकाल दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो ऑन्कोलॉजी का फील्ड है काफी एडवांस हो चुका है, सर्जरीज भी काफी एडवांस हो चुकी हैं। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर को इनिशियल स्टेज पर ही पकड़ लिया जाता है तो सिर्फ उस गांठ को निकाला जाएगा, ब्रेस्ट को सेव कर लिया जाता है, ब्रेस्ट को नहीं निकाला जाता। ब्रेस्ट निकालने की नौबत काफी एडवांस स्टेजेस में आती है, जबकि कैंसर फैल चुका होता है। उस केस में भी आजकल काफी तरह के इम्प्लांट्स आ रहे हैं, जिससे कि ब्रेस्ट को फिर से ऐसा लुक दिया जाता है कि देखने में बुरा ना लगे। अब बात करते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा आपको क्या करना है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि एज सुन एज पॉसिबल आप ऑन्कोलॉजिस्ट से दिखाएं, उनसे आप सलाह लें, और हो सके तो जो म्यूटेटेड जीन्स हैं उनके टेस्ट होते हैं वो भी आप करा लें। अब जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री नहीं है उन्हें क्या करना है, एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें, 18 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दें या फिर पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 35 की एज के बाद जरूरी है कि आप उसके लिए स्क्रीनिंग कराएं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराएं। अच्छा, अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई छोटी सी गांठ मिलती भी है जो कि अननेचुरल है, अनयूजुअल है,
तो हो सकता है कि जो आपकी गायनी है वो उसका प्रॉपर डायग्नोस ना कर सके, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉपर जानकारी होती है ना वो ऑन्कोलॉजिस्ट को होती है। तो अगर इस तरीके का कुछ भी सस्पेक्टेड चीज मिलता है तो मेरी एडवाइस है कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें, उनसे एग्जामिन जरूर करवाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की साबित होगी, आपको इससे अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर आपको अभी भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिए। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।